तो अब हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 8 की। ये टेस्ट नंबर 8 होगा भाई, एंड टेस्ट नंबर 8 ऑफ व्हाट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 है ना। और ये हमारे पास टेस्ट होगा वर्ल्ड जियोग्राफी का। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के। ओके, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें हमारे पास जुलाई 2022 के 23 करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा भाई। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, मैं बोल दूं कि यार हर क्वेश्चन नहीं बनता यार। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को आप ये मत समझो कि प्रीलिम्स का एग्जाम है। प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, उसको आपको समझ लेना है। एग्जाम में जब आए तो उसको बना लेना है। उस हिसाब से हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में बैठना है। ऐसे कि हम सबको आता हो हम सब बना लेंगे, ऐसा वो एग्जामिनर भी जानता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, तो उस हिसाब से वो पेपर बनाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है, विद रेफरेंस टू द एटमॉस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धीरे धीरे चलेंगे आप। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेजर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल से 90, ऑक्सीजन है 28%, नाइट्रोजन 71%। मेजर गैसेस होगा ये। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब ये है लैटिट्यूड। ठीक है, तो देखो हम जमीन से ऊपर जाते हैं, है ना, जमीन से ऊपर जाते हैं तो भी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो कम होते जाता है। सरफेस के सबसे बड़ा भाई, कोई भी चीज़ हैवी चीज़ रहेगी जमीन के पास रहेगी, है ना। सो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई, सॉरी लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गर्म ज़्यादा है तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, और वेपर ज़्यादा बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास वेपर ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेपर कम होगा। सो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। सो it goes on decreasing from low latitude to high latitude, so it increases from high to low latitude, so this is incorrect। हमेशा याद रखना लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वही अप्लाई होता है अल्टीट्यूड। लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई होता है अल्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, डस्ट पार्टिकल हेल्प इन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। बिल्कुल सही, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा कंडेंसेशन होगा, ज़्यादा पास होगी, चिपक जाते हैं 10 पार्टिकल से वाटर वेपर। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द बिग बैंग थ्योरी व्हाट इज कंसिडर्ड टू हैव एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल बिफोर एक्सप्लोजिव एक्सपांसन। बिग बैंग थ्योरी में जो छोटा सा पॉइंट था ना वो एक्सपांड हुआ बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट क्या था, ये बोला जाता है इट इज क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर देखो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब ये है फिजिकल ज्योग्राफी। मैक्सिमम पार्ट यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी का होगा, है ना, एंड उसी के मैक्सिमम पार्ट होंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में हमारे पास जो ड्रेनेज वाला पार्ट है, जो इंडियन वेजिटेशन वाला पार्ट है वो सब देखेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं वही होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स। हमको बात की करनी है अर्थक्वेक्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द शैडो जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ सेस्मिक वेव। बिल्कुल सही है। शेडो जोन्स ऑफ पी वेव इज लार्जर देन एस वेव। देखो भाई ये गलत है, बिकॉज अगर हम बात करें पी वेव और एस वेव को देखो तो एस वेव जो है एस से लगता है, एस जो होता है सॉलिड ओनली मूव करता है। ठीक है, तो ये मेंटल हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। आउटर कोर होता है लिक्विड के अंदर, तो सॉलिड वाला जो होगा ना, सपोज यहाँ पे हमारे पास निकल रहा है तो एस वेव ये है, हमारे पास पी वेव है। तो एस वेव जो होगा वो आउटर हमारे पास आउटर मेंटल से आउटर कोर से नहीं जा पाएगा, बिकॉज वो लिक्विड है। सो यहाँ पे ये इस प्रकार से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जब इस प्रकार से डिफ्लेक्ट करेगा तो इसका शैडो जोन जो होगा ना एस का वो बड़ा होगा, इसका शैडो जोन बड़ा होगा, बट जो पी होगा वो इसके अंदर मुड़ के ऐसे बैंड कर जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर मुड़ के ऐसे बैंड कर जाएगा, तो शैडो जोन जो होगा वो बहुत कम होगा। शैडो जोन जो होगा पी का कम होगा, एस का ज़्यादा होगा। तो ये बोल रहा है लार्जर, बोलता है पी का, गलत है भाई, एस का लार्जर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मर्करी स्केल मेजर एनर्जी। देखो मर्करी इंटेंसिटी स्केल बोलते हैं। ठीक है, मर्करी इंटेंसिटी स्केल बोलते हैं, मर्करी इंटेंसिटी स्केल। तो इंटेंसिटी को मेजर करता है। इंटेंसिटी का मतलब डैमेज कितना कर रहा है, जो विजिबल डैमेज है उसको क्या बोल रहे हैं हम, इंटेंसिटी बोल रहे हैं। बट जो हमारे पास रिक्टर स्केल है, एंड रिक्टर स्केल जो होता है ये क्या करता है भाई, रिक्टर स्केल जो है ये मेजर किसको करता है ना, एनर्जी को मेजर करता है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। कोलैप्स अर्थक्वेक आर एसोसिएटेड विद इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी। जहाँ माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो, सपोज ये जमीन है यहाँ पे माइनिंग हो रहा है तो इसका धस जाता है नीचे, सो बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। कोलैप्स अर्थक्वेक आर एसोसिएटेड विद इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2।
क्वेश्चन नंबर 4 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। हमको बात किसी करनी है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करनी है। बैथोलिथ आर लार्ज बॉडीज ऑफ, है ना, बैथोलिथ जो इस प्रकार के होते हैं। बैथोलिथ आर लार्ज बॉडीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऊपर तब आते हैं, ये क्रस्ट के ऊपर होते हैं, बट लेकिन जब ये इरोजनल एक्टिविटी देखने को मिलता है ऊपर वाले रीजन में, ये ऊपर आते हैं, ठीक है ना। सो बैथोलिथ बिकम विजिबल ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर डिन्यूडेशनल प्रोसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल, ये भी सही है भाई, एंड ये भी सही है ना। ये दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन, देखो इसमें एक दिक्कत होता है भाई, 1 और 2 में कंफ्यूजन बहुत बार होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ समझूंगा यार, मैक्सिमम अगर आपको टिक लगाना हो ना, जब एकदम आने लगे तो मैक्सिमम आप टिक लगाना, मैक्सिमम क्वेश्चन के चांसेस, तो आपको तो पता नहीं चलेगा यूपीएससी क्या टिक की करेगी, लेकिन मैक्सिमम आपको लगाना पड़ेगा 2। ये ट्रेंड है अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी तक जो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिए वहाँ से हमको समझ आया कि मैक्सिमम आंसर हमारे पास क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक दूसरे को दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। बिकॉज देखो खास कर तो ये सोशियोलॉजिस्ट है भाई, सोशल साइंस में करेक्ट क्या होता है, इनकरेक्ट क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होता है ना। और साइंस के सब्जेक्ट में तो बता सकते हैं कि हाँ भाई गॉस लॉ क्यों है, प्लांट रेस्पिरेशन क्यों करता है, तो करेक्ट कारण होता है। बट साइंस में ऐसा, सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या करना है, हमको यही करना है भाई, हमारे पास मैक्सिमम 2 लगाना है, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड लग रहे हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैटेगरी ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन वाज रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ डेक्कन ट्रैप, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप जो है वो कब, देखो भाई फ्लडिंग जो हुई, सपोज ये इंडिया है, जब यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है इंडियन प्लेट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी, ठीक है ना। फ्लडिंग, लावा फ्लड हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लड वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिड ओशियनिक रीजेस। हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है मिड ओशियनिक रीजेस की। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो सपोज ये मिड ओशियनिक रीजेस जो होते हैं ना, सब कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक उभार होते हैं, माउंटेन टाइप होते हैं, सो दे आर नॉट डीप ट्रेंचेस, गड्ढे नहीं होते हैं भाई। दे आर मोस्टली लोकेटेड अवे फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, बिल्कुल सही है। सपोज यहाँ पे अफ्रीका हो गया, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे हमारे पास मिड अटलांटिक रिज है, वो कॉन्टिनेंट के मार्जिन से अवे है भाई, पास में नहीं होते। ट्रेंचेस जो होते हैं वो जनरली पास में होते हैं, बिकॉज सबडक्शन होता है किसी पार्ट का, है ना। दे फॉर्म एन एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन, बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। हमको बात किसी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट की बात करनी है। तो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट। अभी हमने देखा भाई फ्लडिंग टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन होने को मिलता है तब जब इंडियन जो प्लेट है वो टकराता है यूरेशियन प्लेट के साथ, तब। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रस्ट, नो, जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है प्रोडक्शन नहीं होता है, ना ही कंजम्पशन होता है, स्लाइड पास ईच अदर। नास्का प्लेट इज एसोसिएटेड विद द साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, बिल्कुल सही है। सपोज ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, ये हमारे पास साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, ये पैसिफिक प्लेट हो गया, तो यहाँ पे नास्का प्लेट है, यहाँ पे क्या है, नास्का प्लेट। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। हमको बात किसी करनी है कोस्टल लैंडफॉर्म्स की। टोम्बोलोस आर लैंडफॉर्म्स कनेक्टेड, और टोम्बोलोस आर लैंडफॉर्म कनेक्टिंग एन आइलैंड टू मेनलैंड, बिल्कुल सही है। देखो भाई इसको इस तरह क्वेश्चन को तो मैं डायग्राम से करूँगा भाई, इसको हम लोग वैसे नहीं करेंगे। देखो भाई ये टेम्पोरल लैंडफॉर्म है, बोल रहा है टेम्पोरल लैंडफॉर्म्स कनेक्टिंग आइलैंड टू द मेनलैंड, बिल्कुल सही है। ये आइलैंड है, ये मेनलैंड है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया टोम्बोलो। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट, है ना। फोजर्ड आर ग्लेशियल कार्व्ड कोस्टल वैली फ्लडेड बाय द सी, देखते हैं फोजर्ड क्या है, तो ये है फोजर्ड। फोजर्ड जो है क्या, हमारे पास वैली है, कोस्टल वैली है, जहाँ पे ये सी यहाँ पे घुस चुका है, लेकिन इसको बनाया किसने, ग्लेशियर्स ने बनाया है, इसको ग्लेशियर्स ने बनाया है भाई। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। स्पीड क्या है, स्पीड के बारे में देखते हैं। ये है भाई स्पीड लैंडफॉर्म, यहाँ पे ये डिपोजिशन हुआ है, ये बोल रहा है स्पीड आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत सारे जब रेत लाए गए तो ये बना है स्पीड, तो थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ है सी स्टैक आर आइसोलेटेड कॉलम्स ऑफ रॉक डिटैच्ड फ्रॉम द मेनलैंड। सी स्टैक क्या होते हैं उससे
ये क्या है भाई, ये सी स्टैक है, ठीक है। दिस आर आइसोलेटेड कॉलम्स ऑफ रॉक डिटैच फ्रॉम मेनलैंड, बिल्कुल सही है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ओके, जो शैलो लेक्स होते हैं इन द डेजर्ट बेसिन विच रिटेन वाटर ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू इवापोरेशन, जो शैलो लेक होते हैं डेजर्ट के अंदर उसको क्या बोलते हैं, प्लायास बोलते हैं। प्लायास कैसे होते हैं उसको भी देख लेते हैं। बिकॉज थोड़ी देर के लिए पानी रखते हैं उसके बाद ये उड़ा देता है बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन। प्लायास क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये क्या है भाई, दीस आर प्लायास, ठीक है। तो यहाँ पे पानी थोड़ी देर के लिए लटकता है, बाकी फिर इवापोरेशन की वजह से ये उड़ जाता है ना। सो दीस आर शैलो लेक्स इन डेजर्ट बेसिन, दीस आर नोन एज प्लायास। ये क्या कहलाते हैं, प्लायास कहलाते हैं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ पैडी प्लेन्स, है ना। पैडी प्लेन्स की बात करनी है। पैडी प्लेन्स होते क्या, वो तो पहले देख लेते हैं भाई। पैडी प्लेन्स देखना, वो जियोग्राफी को आप तो देखोगे नहीं ना, आपको दिमाग में नहीं अटकेगा, आप पढ़ के नहीं अटक सकते जियोग्राफी, याद रखना भाई। जियोग्राफी से इसको देखना पड़ता है। तो पैडी प्लेन्स देख लेते हैं पहले। तो ये क्या है भाई, ये पैडी प्लेन्स हैं जो कि बनते कैसे हैं। ये विंड इरोजनल लैंडफॉर्म है, जब विंड आता है वो इरोजन जब करता है तो ये सब चीज़ें बनती हैं हमारे पास, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेडिमेंट्स आर रॉकी फ्लोर्स फॉर्म थ्रू स्ट्रीट फ्लडिंग, बिल्कुल सही है, स्ट्रीट फ्लडिंग से ये बनते हैं। एंड पैरेलल रिट्रीट्स ऑफ स्लोप थ्रू बैक वास्टिंग लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ द पेडिमेंट, बिल्कुल सही है। पैरेलल रिट्रीट जब होते हैं स्लोप्स के बैकवास्टिंग से तो ये बनते हैं। एंड इंसेलबर्ग, देखो इंसेलबर्ग यहाँ पे कौन सा है मैं समझाता हूँ। इंसेलबर्ग जो है, इंसेलबर्ग आर द रिमेनेंट ऑफ द माउंटेन लेफ्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पेडिमेंट्स, रिमेनेंट ऑफ द माउंटेन लेफ्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पैडी प्लेन्स। ये गलत है भाई, देखो ये आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पैडी प्लेन्स नहीं बनते, ये पहले से ही वहीं पे रहते हैं। बट जो पेडिमेंट्स आए हैं, इरोजन जो हुआ है उसको ये रेसिस्ट कर देते हैं, इरोजन को ये रेसिस्ट कर देते हैं। तो जब इरोजन हुआ ही नहीं तो ये बच जाते हैं, सिर्फ दे डू नॉट फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पैडी प्लेन्स, वो वहीं पे पहले से ही रहते हैं, वो वहीं पे पहले से ही रहते हैं। ओके, सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली टू। एक बार इंसेलबर्ग देख लेते हैं, इंसेलबर्ग होता क्या है। तो ये हमारे पास पैडी प्लेन्स हो गए, ये हो गया इंसेलबर्ग जो कि रेसिस्ट करते हैं, जो है ना इरोजन को रेसिस्ट कर देते हैं ये। तो क्या बोला, इंसेलबर्ग बोला। तो डिड नॉट फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पैडी प्लेन, दे वहीं पे थे, है ना, वहीं पे थे, बट रेसिस्ट किए वो चेंज को। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमॉर्फिक फोर्सेज। हमको बात करनी है जियोमॉर्फिक फोर्सेज की। फर्स्ट है डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल सही है भाई। जैसे हमारे पास अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, है ना, तो वर्टिकल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस प्राइमरली इंक्लूड वेदरिंग। देखो डायस्ट्रोफिज्म का एक चार्ट देख लेना, चार्ट के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो एंडोजेनिक होते हैं, एक्सोजेनिक होते हैं। एंडोजेनिक में डायस्ट्रोफिज्म होता है जिसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है ना। ओरोजेनिक जैसे कि माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। एपिरोजेनिक जैसे कि हमारे पास जो फॉल्ट्स होते हैं ना वो ऊपर या फिर नीचे आते हैं, फॉल्ट्स ऊपर या फिर नीचे आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपिरोजेनिक बोलते हैं। तो ये डायस्ट्रोफिज्म हो गया, है ना। एक्सोजेनिक में हमारे पास वेदरिंग आता है, इरोजन आता है। तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होंगे भाई। सो फर्स्ट इज डायस्ट्रोफिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल सही, वर्टिकल मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबल है। एक्सोजेनिक फोर्सेस प्राइमरली इन्वॉल्व वेदरिंग, मास मूवमेंट, इन इरोजन, हमने देखा है, बिल्कुल सही है। ओरोजेनिक में हमारे पास माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है। एपिरोजेनिक जो कि दोनों क्या है भाई, एक तरह से ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। एंड एंडोजेनिक में भी डायस्ट्रोफिज्म जहाँ पे क्या होता है भाई, वर्टिकल मूवमेंट होता है। सो दिस टू आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या जाएंगे, चारों के चारों करेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। तो ये स्मार्ट वे ऑफ रिवाइजिंग है भाई, नोट्स से रिवाइज तो पुराने ज़माने के लोग करते थे, हम तो नहीं करते, हम तो क्वेश्चन गूगल से रिवाइज करते। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैंड ड्यून्स। हमको बात किसकी करनी है, सैंड ड्यून्स की बात करनी है। पैराबोलिक ड्यून्स आर फॉर्म्ड इन एरियाज विद कांस्टेंट विंड एंड यूनिफॉर्म सरफेस, बिल्कुल सही है। पैराबोलिक विंड्स जो होते हैं, एक साइड से विंड आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, पैराबोलिक विंड्स, पैराबोलिक ड्यून्स बनते हैं।
एंड सीफ ड्यून्स हैव मल्टीपल विंग्स। नो, सीफ ड्यून्स ऐसे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे होते हैं, एंड इसके पास क्या होते हैं, सिंगल विंग्स है ना, सिंगल विंग्स, इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन दी विंड कंडीशन। देखो भाई मल्टीपल विंग्स बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे विंड एक तरह से लग रहा है, लेकिन मल्टीपल विंग्स तब बने जब यहाँ पे सर एक ही विंग तभी बना बिकॉज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, विंड पहले इधर से आया फिर इधर शिफ्ट हो गया, तो एक ही विंग वही कंटिन्यू होते लगा, वही कंटिन्यू हो गया, एक ही विंग कंटिन्यू हुआ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शन से आ रहा था विंड, बट मल्टीपल डायरेक्शन जब विंड आता है तो मल्टीपल विंग्स नहीं होते, सिंगल विंग्स होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इरोजनल लैंडफॉर्म इन डेजर्ट इज फॉर्म बाय पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स थ्रू बैकवास्टिंग। ठीक है, पैरेलल रिट्रीट जब होता है स्लोप्स का तो क्या बनता है भाई, पेडिमेंट्स बनते हैं। अभी भी देखा हमने, फिर से देख लेते हैं पेडिमेंट्स जो है, ठीक है ना, पेडिमेंट्स यहाँ पे सपोज ये रॉक हो गए, माउंटेन हो गए, नीचे में यहाँ पे क्या होता है जब रिट्रीट होता है स्लोप का तो यहाँ पे पेडिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेडिमेंट्स भाई, जब पैरेलल रिट्रीट होता है बैकवास्टिंग के थ्रू तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, इस प्रकार से हमारे पास इरोजनल लैंडफॉर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पेडिमेंट्स बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है भाई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स एस्चार्स, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं। एस्चार्स आर साइनस रिजेस कंपोज्ड ऑफ सैंड एंड ग्रावेल, बिल्कुल सही है। एस्चार्स आर इलोंगेटेड टीयर ड्रॉप शेप लैंड फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल एक्शन। नो, दिस आर इलोंगेटेड, बट ये टीयर ड्रॉप नहीं होते हैं, टीयर ड्रॉप शेप नहीं होते हैं भाई, है ना। टीयर ड्रॉप शेप कौन होता है, जो मोरेन्स होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सी। तो देख लेते हैं भाई एस्चार्स होते कैसे हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ज्योग्राफी बिना देखे आपको समझ आएगा नहीं भाई, आप पढ़ के कितना रिटर्न हो जाएगा, कुछ रिटर्न नहीं होगा। सो एस्चार्स देख लेते हैं, एस्चार्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये एस्चार्स हो गए भाई, ये इलोंगेटेड होते हैं, एंड डर्मलिन्स जो है, सॉरी मोरेन्स नहीं, डर्मलिन्स, जो डर्मलिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टीयर ड्रॉप शेप। देखो ना यहाँ पे दिख रहे हैं आंसू के जैसे है ना भाई डमलिन्स, सो डमलिन्स आर टीयर ड्रॉप शेप नॉट मोरेन्स, सॉरी माय मिस्टेक। सो सेकंड इज इनकरेक्ट भाई, एस्चार्स ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं, ये दिस आर व्हाट ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इरोजनल लैंडस्केप और लैंडफॉर्म लैपीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर पिटेड सरफेस ऑन लाइमस्टोन। देखो ये दोनों कास्ट टोपोग्राफी का एग्जांपल है, और कास्ट टोपोग्राफी देख लेते हैं। कास्ट टोपोग्राफी में हमारे पास पूल्स देखने हैं, लैपीज देखने हैं कैसे होते हैं ये। तो ये कास्ट टोपोग्राफी में यहाँ पे लैपीज जो होते हैं इरेगुलर, ये पिटेड सरफेस होते हैं लाइमस्टोन, बिल्कुल सही है भाई। एंड पूल्स इन लाइमस्टोन लैंडस्केप आर टिपिकली फॉर्म बाय ग्लेशियल एक्शन। जो पूल्स होते हैं क्या वो ग्लेशियल एक्शन से बनते हैं, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है भाई सिंपल सी बात है, ग्लेशियल का तो कोई है नहीं, बिकॉज दिस इज कास्ट टोपोग्राफी, एंड कास्ट टोपोग्राफी मतलब हमारे पास ग्लेशियर एक्शन से तो बने नहीं है। पूल्स कैसे बने हैं, जो हमारे पास जब बारिश हुआ भाई, है ना, तो बारिश जब हुआ तो बारिश ऊपर से गिरा, तो यहाँ पे जो सॉल्युबल मटेरियल थे, जो सॉल्युबल रॉक्स थे, है ना, सॉल्युबल रॉक्स क्या हो गए भाई, डिजॉल्व हो गए, एंड उससे क्या बना, पूल्स बने। सो नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2, बिकॉज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। ओके, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 15 का दिस। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जनरली क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल लैप्स रेट जमीन से ऊपर जाते हैं तो हर किलोमीटर में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। बट टेम्परेचर इन्वर्जन में हम नीचे से ऊपर आते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, बढ़ता है। इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। सो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज अ फिनोमिना वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एलिवेशन। नो, इट इंक्रीजेस, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। स्टेटमेंट नंबर 2 है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ऑकर ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर नाइट्स विद फर्स्ट अगर गलत हुआ तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, फोर्थ। समझना जरूरी नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, टाइप ऑफ विंड दैट इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स ऑफ द सरफेस एंड इज कंट्रोल। टाइप ऑफ विंड दैट इज फ्री फ्रॉम द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस एंड इज कंट्रोल मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पे सरफेस के फ्रिक्शन से ये
उतना डिपेंड नहीं करता, ये इसी पर सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट पर फोकस पुलिस फोर्स के ऊपर दिमाग आगे आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैटिट्यूडनल वेरिएशंस। हमको बात किसी करनी है लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स का याद रखना, लैटिट्यूड कैसे मतलब, लैटिट्यूड मतलब फ्लैटिट्यूड, फ्लैट लाइंस जो होते हैं उसको लैटिट्यूड बोलते हैं भाई। एंड देयर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ। बिल्कुल सही है, सरप्लस होता है यार यहाँ पे, दिस इज करेक्ट। द टॉपिक्स रिसीव प्रोग्रेसिवली हायर अमाउंट ऑफ एक्सेस हीट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस हीट। ना एक्यूमुलेशन और सरप्लस हीट की वजह से हमारे पास ज़्यादा हीट ये रिसीव करते हैं क्या? नो। यहाँ पे जो हायर अमाउंट ऑफ हीट है, एक्सेस हीट है, वो एक्यूमुलेशन की वजह से नहीं है, इट इज़ बिकॉज इसका सोलर इंसुलेशन ज़्यादा होता है भाई। इक्वेटर रीजन में सोलर इंसुलेशन जो है, जो रिसीव ये करते हैं रेडिएशन, वो ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है हीट का। सेकेंड इज इनकरेक्ट। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू दी हायर लैटिट्यूड, मतलब इसको हायर लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं, इज मेनली कस्ड बाय ओशन करंट्स। ये सही है, करेक्ट। हमसे पूछा करेगा ओनली 2। पता नहीं भाई रिकॉर्डिंग कहाँ से रुक गई थी। तो रिकॉर्डिंग में हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था, है ना, पिछला क्वेश्चन हमारे पास अगर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो था, है ना, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोग्राफी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होता है? बी होता है। और यहाँ पे ये सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको, बिकॉज ये बोल रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों मूव करता है। तो हम लोग बोलेंगे सही आंसर सोच लेना मन में, सही आंसर इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं हाई प्रेशर में, और यहाँ पे कम पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स से कम पार्टिकल्स की तरफ मूव कर सकते हैं भाई। ठीक है, ज़्यादा पार्टिकल्स से कम पार्टिकल्स की तरफ मूव कर सकते हैं और इसीलिए वो मूव करता है। बट ये दोनों इंडिपेंडेंट सही है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये, सही है। तो ये इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज डिपेंड ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस। सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये लैटिट्यूड हो जाता है, एंड डिफरेंट लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है सोलर रेडिएशन। ठीक है ना, से यहाँ पे एंगल कम होगा, यहाँ पे एंगल ज़्यादा होगा। दिस इज नॉट डिपेंड ऑन लॉन्गिट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड। एंड द ट्रोपोस्फीयर इज लार्जली ओपेक टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो ऐसा नहीं है भाई, सपोज ये अर्थ हो गई, यहाँ पे सपोज ये हमारे पास अर्थ हो गया, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, तो शॉर्ट वेव जो ऊपर से आती है वो शॉर्ट वेव भी तो होते हैं, तो दे आर नॉट रेजिस्टिव यार, ये ओपेक बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन इज हायर ओवर द ओशन कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही है, इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन जो है कॉन्टिनेंट में ज़्यादा नहीं होता, ओशियन में आता है, बिकॉज ओशियन जो होते हैं उनका एल्बिडो कम होता है। एल्बिडो क्या होता है? कम होता है। एल्बिडो कम होता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। जो कॉन्टिनेंट होता है उनका एल्बिडो ज़्यादा होता है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था भाई 20 नंबर का, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट था। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल करेक्ट रिलेटेड लग रहे हैं यार, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी में बोल रहा था कि एकदम अर्ली, तो अपने देखो यही बहुत कंफ्यूजन है यार, ए होगा कि बी होगा, मैं भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता है ना। तो इसके टेस्ट के हिसाब से देते हैं, बट आपको समझ आएगा धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर एक होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे से एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे खत्म जो स्टेटमेंट हो रहा है, यहाँ पे उसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्रिएटिंग विंड्स एंड दिस मूवमेंट इज प्राइमरी, तो यहाँ से इसको स्टेटमेंट जो है पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है एक प्रकार से, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बी होगा, इसके हिसाब से लॉजिक लगाना पड़ता है, बट ऐसा नहीं होगा। अब इसमें ए और बी में कंफ्यूजन गलत होगा, 100 में से 80 गलत होते ही, 80 सही होते हैं, 20 गलत होते ही हैं, कुछ भी कर लो। तो इसीलिए हमको याद रखना है कि उस पर डिपेंड नहीं करना है यार। क्वेश्चन 22 है कंसीडर द, नया ट्रेंड है यूपीएससी का। क्वेश्चन 22 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स। हमको बात किसी करनी है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करनी है। द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड इन 1918 इज स्टिल यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग क्लाइमेट। बिल्कुल सही है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन यूजिंग ऑब्जर्व डाटा ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड रिलेट्स देम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है। अब देखो, अब यहाँ फिर है कि ए लगाएंगे बी लगाएंगे, दोनों सही है। अब इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा है ये हम लोग फिर से समझ लेते हैं यार। देखो कि ये क्लासिफिकेशन इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है ना, इसी का इस्तेमाल क्यों किया गया। तो एक प्रकार से आंसर दोनों सही है और इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मतलब बी हो जाएगा, सॉरी दोनों सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ओके, सो कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन डेवलप इन 1980 स्टिल, बिकॉज दोनों एक तरह से स्टेटमेंट टाइप के ही हैं, एक दो स्टेटमेंट लिख दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 23 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? हेडले सेल होता है, हेडले सेल। उसके बाद यहाँ पे फेरल सेल होता है, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? पोलर सेल होता है, पोल्स में।
ठीक है। सो हेडलेस सेल में यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर यहाँ पे तो कन्वर्ट होता है, यहाँ पे राइज करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे ये जो है ना इक्वेटर में क्या होता है, एयर ऊपर जाता है, यहाँ नीचे आता है, यहाँ ऊपर जाता है, ज़्यादा ही ऊपर जाता है। सो फेरल सेल इज हाई प्रेशर सिस्टम इन द मिडिल लैटिट्यूड, बिल्कुल सही है। फेरल सेल क्या एक हाई प्रेशर सिस्टम है यहाँ पे मिडिल लैटिट्यूड के अंदर, ये मिडिल लैटिट्यूड है भाई। पोलर सेल इज एसोसिएटेड विद ट्रेड विंड, नो ट्रेड विंड तो कहाँ पे है भाई, सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं, अपने को ट्रॉपिक्स के बीच में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देखने नहीं मिलते। हेडलेस सेल इन्वॉल्व सिंकिंग कोल्ड एयर इन दी सब ट्रॉपिक्स, हेडलेस सेल में सिंकिंग कोल्ड एयर होता है क्या, बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 ओनली। देखो ये करेक्ट नहीं है भाई, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज समझना मैंने नीचे वाला बात ले रहा हूँ ना, जैसे हमने बोला फेरल सेल में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर है फेरल सेल के अंदर, हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नीचे नीचे वाला पार्ट लेना भाई, है ना। हायर लैटिट्यूड में हाई प्रेशर सिस्टम होता है क्या, मिड लैटिट्यूड में ये क्या है, हाई प्रेशर है, बिल्कुल सही है। पोलर सेल एसोसिएटेड विद गलत है भाई। एंड हेडलेस सेल इन्वॉल्व सिंकिंग कोल्ड एयर इन द सब ट्रॉपिक्स, देखो सब ट्रॉपिक्स मतलब हेडलेस सेल को हम नीचे लिखना है, यहाँ पे हेडलेस सेल नीचे नीचे वाला पार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसका हाई प्रेशर बोला भाई, यहाँ पे इसके नीचे वाला तो यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब यहाँ पे राइजिंग एयर है, नॉट सिंकिंग एयर, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, सो ओनली 1। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रंट्स, फ्रंट्स की बात करनी है। A stationary front occur when warm and cold air masses meet but neither advance, बिल्कुल सही है। A warm front is formed when warm air, देखो जो मूव करेगा उसके नाम पे इसको फ्रंट को दिया जाएगा, जैसे वार्म एयर मूव कर रहा है ना। सो अ वार्म फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर मूव्स टुवर्ड स्टेशनरी कोल्ड एयर मास, बिल्कुल सही है। ऑक्लूडेड फ्रंट इन्वॉल्व वार्म एयर फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, बिल्कुल सही है। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, हमारे पास जो एयर सरफेस होता है, लैंड एयर जो होता है वो पूरा पूरा लैंड सरफेस से ऊपर चला जाता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टुंड्रा क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन, टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में बताना है। टुंड्रा क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल ट्रीज एंड डेंस फॉरेस्ट, नो। टुंड्रा क्लाइमेट मतलब जो अपने पास जो ठंडी वाला जो जगह होता है आर्टिक एंड एंटार्क्टिक में, वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे ट्रीज नहीं होते भाई, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एंड परमाफ्रॉस्ट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। टुंड्रा क्लाइमेट हैज अ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन विद लॉन्ग डे ड्यूरिंग समर सीजन, लॉन्ग नाइट ड्यूरिंग समर, बिल्कुल सही है। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन इसीलिए यहाँ पे पेड़ ठीक से उग नहीं पाया, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, अर्थ का हीट बजट एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है भाई, एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इन शॉर्ट वेव लेंथ फ्रॉम द सन, इसको क्या बोलते हैं भाई, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही है। जो सन से आता है उसको बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। एल्बिडो क्या है, अर्थ रेडिएटिंग बैक एनर्जी टू स्पेस इन लॉन्ग वेव फॉर्म, देखो है ना, एल्बिडो इज अ फ्रैक्शन, है ना, एल्बिडो इज अ फ्रैक्शन जो कि क्या किया जाता है, द फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस से जो जा रहा है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, लेकिन जो आया और गया इज व्हाट वी कॉल एल्बिडो, ठीक है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब क्या है, अर्थ रेडिएटिंग बैक एनर्जी टू स्पेस इन द लॉन्ग वेव फॉर्म इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट, ऐसे ऊपर नीचे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीट बैलेंस द इक्विलिब्रियम बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन, बिल्कुल सही है। हीट बैलेंस क्या है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन के बीच में एक बैलेंस है। नॉट करेक्टली मैच पूछा था, नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे क्या है, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है ना, वो कौन सी चीज यहाँ पे शो कर रहा है यार, मराइन वेस्ट कोस्ट, मराइन वेस्ट कोस्ट, ठीक है ना, मतलब जो हमारे पास मेडिटेरियन क्लाइमेट है, सपोज ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, तो ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, एंड इस क्लाइमेट क्या बोलते हैं, मराइन वेस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट है,
एंड इट इज मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है। सो लोकेटेड पोलवर्ड फ्रॉम द मेडिटेरियन क्लाइमेट एंड मेडिटेरियन क्लाइमेट इज फेमस फॉर विटीकल्चर, दैट इज कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट बजट एंड एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। द हीट बजट ऑफ द अर्थ इज सोलली डिटरमाइंड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। एक्सट्रीम वर्ड भाई, सोलली नहीं, आने और जाने दोनों पर डिपेंड करता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस दैट प्राइमरली ऑकर इन स्ट्रेटोस्फीयर। नो, कन्वेक्शन कहाँ पे होता है भाई? ट्रोपोस्फीयर के अंदर। कन्वेक्शन मतलब वर्टिकल मूवमेंट। एडवेक्शन इज मोर इन्फ्लुएंशियल देन कन्वेक्शन इन कॉजिंग डायगोनल वेदर वेरिएशन। बिल्कुल सी है। एडवेक्शन का मतलब है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, कन्वेक्शन का मतलब है वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। एंड हमारे पास सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, दिस आर एडवेक्शन टाइप, तो ये हमारे पास डायगोनल वेदर वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेक्शन। लेटेंट हीट ऑफ कंडक्शन कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 29 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है। कैटाबेटिक विंड, विंड दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार एट हाई लैटिट्यूड। जो पैरेलल टू आइसोबार मूव करते हैं तो कैटाबेटिक विंड बोलते हैं क्या? बिल्कुल सही है। एंड ऑक्लूएट फंड किसको बोलते हैं? स्टेशनरी बाउंड्री बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। बिल्कुल सही है, वार्म एंड ओल्ड एयर मासेस के बीच में स्टेशनरी बाउंड्री है, उसको ऑक्लूएट फ्रंट बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया भाई। कैटाबेटिक विंड्स ऐसे विंड्स होते हैं, है ना। कैटाबेटिक विंड्स आर लोकल विंड्स। कैटाबेटिक विंड्स क्या होते हैं? ये लोकल विंड्स होते हैं, कैटाबेटिक विंड्स, है ना, दैट आर कॉज्ड बाय ड्रेनेज ऑफ कोल्ड डेंस एयर डाउन अ स्लोप, ठीक है। डाउन अ स्लोप जो मूव करते हैं पैरेलल टू दी, सॉरी, लोकल विंड्स जो कि डेंस होते हैं, है ना, डेंस एयर डाउन स्लोप। कोल्ड एयर होता है जो कि डेंस होता है, वो डाउन स्लोप मूव करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज कैटाबेटिक विंड क्या होते हैं? लोकल विंड्स होते हैं। एंड ऑक्लूएट फंड क्या होता है भाई? ऑक्लूएट फंड जो है स्टेशनरी बाउंड्री बिटवीन दी वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। बिल्कुल सही है कि स्टेशनरी बाउंड्री है बिटवीन दी वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, जो कि हमने पहले भी देखा है ऑक्लूएट फंड के बारे में। एंड व्हाट इज जियोस्ट्रॉफिक विंड? जियोस्ट्रॉफिक विंड जो होते हैं वो पैरेलल विंड होते हैं, है ना। जियोस्ट्रॉफिक विंड आर पैरेलल विंड एंड पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू आइसोबार्स। ये पैरेलल होते हैं, ओके, तो एक दूसरे से ये इंटरकनेक्ट कर दिया गया है। एंड वार्म फ्रंट्स क्या होते हैं? वार्म एयर मूव टुवर्ड द कोल्ड एयर। इसीलिए बोला ना, जो मूव करता है उसके नाम पे फ्रंट रखा जाता है। सो इट इज नॉट कोल्ड एयर, इट इज वार्म एयर। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्टली मैच यहाँ पे ओनली 1 हो जाएगा, दैट इज ऑक्लूएट फंड, जो कि कहा होता है स्टेशनरी बाउंड्री बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मास इज कॉल्ड ऑक्लूएट फंड। एंड इसके पहले वाला जो क्वेश्चन 28 का, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कंडक्शन कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर, ये सही है। और ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मतलब जो कन्वेक्शन होता है वो ज़्यादा डायगोनल वेरिएशन को, बिकॉज देखो एडवेक्शन तो सिर्फ समुद्र किनारे काम आएंगे, लेकिन जो कन्वेक्शन है ज़मीन से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कन्वेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू दी एडवेक्शन, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली 1। कन्वेक्शन प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल, मोर इन्फ्लुएंशियल रोल देन एडवेक्शन इन दी डायगोनल वेरिएशन, डायगोनल वेदर वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशियन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर ओशियन वाटर शो थर्मोक्लाइन, अ रीजन विद रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर बोल रहा है। नो, थर्मोक्लाइन में क्या होता है? एक टेम्परेचर एक डेप्थ के बाद बहुत तेजी से क्या होता है? कम होता है, नॉट इंक्रीज। सो दिस इज इनकरेक्ट। द हाईएस्ट टेम्परेचर इन ओशियन इज टिपिकली रिकॉर्डेड नियर द इक्वेटर, ये भी सही है भाई। आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल एक्सिबिट ओनली 1 लेयर ऑफ कोल्ड वाटर, बिल्कुल सही है, बिकॉज वहाँ पे उतना वेरिएशन होता नहीं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2। करेक्ट क्या हो जाएगा? ओनली 2। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है भाई, अ मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द विड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन डिफरेंट ओशियन। ये है सी लेवल चेंज, मतलब जहाँ पे सी कभी ऊपर चला गया तो शेल्फ क्या हो गया? नीचे चलेगा। जैसे सपोज ये शेल्फ है तो पानी सी लेवल ऊपर चला गया तो शेल्फ छोटे हो गए, पानी सी लेवल नीचे चला गया तो शेल्फ बड़े हो गए। सो सी लेवल चेंजेस फैक्टर इज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। क्वेश्चन नंबर 33 है,
कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशियनोग्राफी। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट। नो, कोरल रीफ्स बनते हैं एल्गी से। थर्मोक्लाइन इज अ जोन वेयर द सैलिनिटी, देखो थर्मो मतलब टेम्परेचर, नॉट सैलिनिटी, सो दिस इज इनकरेक्ट। हेलो मतलब सैलिनिटी। सी माउंट हैव पॉइंटेड समिट एंड आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। सी माउंट बिल्कुल सही है, वोल्केनिक एक्टिविटी में सपोज ये नदी है और यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, समुद्र के यहाँ पे जिस समय पे ये पानी के ऊपर चला जाता है उसको बोलते हैं सी माउंट। ये नॉट नदी, इज सी एंड इट इज वोल्केनो। डीप ओशनिक और ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस आर रिलेटिवली शैलो। नो दे आर डीप यार, है ना, वो ट्रेंचेस गहरे होते हैं, नॉट शैलो। करेक्ट हमसे पूछा है तो ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है रेड एंड येलो सॉइल आर वाइडली प्रिवेलेंट इन डेक्कन प्लेट्यू। विथ रेफरेंस टू दिस सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। they develop on crystalline igneous rock in area of high rainfall. No, डेक्कन प्लेट्यू में उतना बारिश नहीं होता, so they develop in the area of low rainfall. So first is incorrect, है ना। एंड मैक्सिमम इंडिया जो सॉइल है वो क्या है भाई, इट इज डेफिशिट इन एनपीके एंड ह्यूमस, सो इट इज जनरली लैक एनपीके एंड ह्यूमस। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 35 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। The Pacific Ocean exhibit a higher variability in salinity due to the extensive size and unique shape। बिल्कुल सही है भाई। ये सपोज हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका और यहाँ पे शेप और यहाँ पे आर्टिक सर्कल है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है सैलिनिटी के ऊपर। बहुत सारे बड़ा सा है और शेप भी बड़ा, तो इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा आता है पानी का, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सैलिनिटी का वेरिएशन देखने को मिलता है। And the influx of melted water from the Arctic region contribute to the salinity change in western parts of the northern hemisphere। बिल्कुल सही है। एंड दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ए। नॉर्दर्न पार्ट में आर्टिक सर्कल से आ रहा है ना भाई, तो वो अफेक्ट कर रहा है इसकी सैलिनिटी को। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फेज। बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो वाटर साइकिल हम बोल रहे हैं। एंड अबाउट 99% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन के नीचे मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है, तेजी से कम हो जाता है ना। यहाँ पे 90% वाटर जो है इसके नीचे पाया जाता है, नॉट 99%। ऊपर में क्या पाया जाएगा फिर 1 लीटर बस, है ना। तो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशियनोग्राफी। ओशियनिक डीप्स और ट्रेंचेस आर रिलेटिवली शैलो बेसिन। नो दे आर डीप यार, अभी तो बात की हमने। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर इज अ लेयर इन दी ओशियन कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड डिक्रीज इन द सैलिनिटी। भाई टेम्परेचर है, यहाँ पे सैलिनिटी आ गया। सैलिनिटी के बारे में हमारे पास चीज़ों की बात करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ड इस्तेमाल होगा। ग्योट्स आर वाटर अंडर वाटर माउंटेन्स विद पॉइंटेड समिट। नो, यहाँ पे पॉइंटेड समिट नहीं होता। देखो ग्योट्स होते हैं ऐसे माउंटेन टाइप होते हैं, समुद्र है ये, एंड इसका पॉइंटेड समिट नहीं था, फ्लैट समिट होता है, फ्लैट टॉप। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट क्या वैसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ओशियनिक करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिवली माइल्ड विंटर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन हायर लैटिट्यूड्स। हायर लैटिट्यूड जनरली हम बात करें, सपोज ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कैलिफोर्निया करंट आ रहा है, यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट आ रहा है, कैलिफोर्निया के अराउंड, है ना। तो ये हमारे पास पैसिफिक ओशन से आ रहा है, तो ये थोड़ा सा वार्म होता है एंड ये विंटर को थोड़ा सा माइल्ड बना देता है ना। मतलब वार्म करंट हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, लेब्राडोर करंट क्या है भाई, कोल्ड करंट होता है। गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट होता है। कैलिफोर्निया करंट भी एक वार्म करंट है, ठीक है। तो देखो गल्फ सिस्टम जब भी आपको बोले कि नहीं, जो पोर्ट्स हैं हमारे पास नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ इंग्लैंड वाला, या फिर ऐसे बोलेंगे नॉर्थ आयरलैंड के अराउंड जो सी है वहाँ पे जो फ्रीज नहीं होते पोर्ट्स, तो उसके लिए गल्फ स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल है। बट माइल्ड हमारे पास विंटर्स बोला है वेस्टर्न कोस्ट पे, तो ये कैलिफोर्निया करंट जो कि क्या है, वार्म करंट है, जो कि मेंटेन कर देता है वहाँ पे टेम्परेचर को। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है एडीज आर लार्ज सर्कुलर करंट फॉर्म्ड बाय विंड्स एंड
solar energy. No, these are not large, these are small यार. And oceanic trenches is relatively shallow basin in the ocean. गलत है यार. तो यहाँ पे दोनों गलत है, तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2. क्वेश्चन नंबर 40 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशियनिक फीचर्स. ओशियनिक फीचर्स की बात करनी है. अपवेलिंग इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर. नो, अपवेलिंग इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? अपवेलिंग इज एसोसिएटेड विथ कोल्ड वाटर. अपवेलिंग इज एसोसिएटेड विथ कोल्ड वाटर. अप एंड कोल्ड, देखो अप ऐसे लिख रहे हैं एंड कोल्ड में भी ऐसे सी बन रहा है तो यू जैसे. सो अपवेलिंग इज एसोसिएटेड विथ वार्म वाटर बोल रहा है, गलत बोल रहा है. गायरीज आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ विंड, कोरियोलिस फोर्स एंड ग्रेविटी. बिल्कुल से गायरीज मतलब जो हमारे पास जो गोल गोल वर्लपूल टाइप बनते हैं उसको बोलते हैं गायरीज. तो ये जब विंड, कोरियोलिस फोर्स एंड ग्रेविटी जब इंटरेक्ट करती है तब ये बनता है. एंड कोल्ड वाटर ओशियन करंट जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम लो लैटिट्यूड. नो भाई, ये कोल्ड वाटर जो है वो हाई लैटिट्यूड से आते हैं, नॉट लो लैटिट्यूड्स. द बे ऑफ फंडी एक्सपीरियंस नीप टाइड विथ मिनिमम टाइडल रेंज. नो, मैक्सिमम टाइडल रेंज. दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1. आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए. क्वेश्चन नंबर 41 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओशियनिक फिनोमिना. रग वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेडी एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न. नो, रग्बी वेव जो होते हैं ना वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं भाई, और अनस्टेबल होते हैं. स्प्रिंग टाइड अकर व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन. बिल्कुल से, जहाँ पे सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ऐड हो जाता है. ओशियनिक करंट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थ रोटेशन. गलत बात है भाई, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1. क्वेश्चन नंबर 42 है द जोन वेयर सनलाइट कैनॉट पेनिट्रेट एंड फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो बेंथी जो होता है बेंथोप्लेजिक जोन जो एकदम नीचे होता है वहां पे नहीं पहुंच पाता सनलाइट यार. या फिर एफोटिक जोन, बेंथोस रहते हैं वहां पे जो कि कीमोट्रोपिज्म से एनर्जी लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोजियोग्राफी. वेलेस लाइन इज अ बाउंड्री दैट सेपरेट इको जोन्स ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. बिल्कुल सही है. एंड विकारेंस रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन और स्पीसीज बाय जियोग्राफिक बैरियर. बिल्कुल सही है. जो विकारेंस होता है वो क्या करता है, जियोग्राफिक बैरियर से डिफरेंट स्पीसीज को सेपरेट कर देता है. एंड एंडेमिज्म रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ, ये बायोजियोग्राफी की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना. इट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एंडेमिक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. जैसे कि हमारे पास जो एंडेमिक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कैंगारूज हैं, दे आर एंडेमिक टू व्हाट साउथ, दिस आर एंडेमिक टू व्हाट केरला, ऑस्ट्रेलिया. तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल 3. क्वेश्चन नंबर 44 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. कीस्टोन स्पीसीज हैव अ मिनिमल इम्पैक्ट. नो, दे हैव अ मैक्सिमम इम्पैक्ट. इसलिए तो कीस्टोन स्पीसीज, भाई टाइगर को अगर आप मार दोगे तो लायन को मार दोगे कि राजा है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन के लिए, उसको हटा दिया जाए तो खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम. इन्वेजिव स्पीसीज ऑफन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. नो, बायोडाइवर्सिटी खत्म करता है यार, खत्म करता है, कम करता है. सो इट इज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू देम, रादर इट हार्म इट. कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू द मिनिमम पॉपुलेशन साइज. नो, द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, कितना वो लोड कर सकता है, कैरी कर सकता है, दैट कैन एनवायरमेंट कैन सस्टेन. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 9. क्वेश्चन नंबर 45 है a biome which is characterized by algal and aquatic ecosystem और algal and aquatic plant community with various water dwelling animal. ठीक है, तो जो कोरल रीफ है वहां पे क्या होगा, एल्गल एक कम्युनिटी होगा. क्वेश्चन 46 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ बायोम. बायोम के बारे में कुछ दिया हुआ है. टुंड्रा बायोम इज नोन फॉर इट्स परमाफ्रॉस्ट एंड ट्रीलेस लैंडस्केप. बिल्कुल से यहाँ पे ट्री नहीं होती भाई, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है. दी चैम्परल बायोम, चैम्परल मतलब जहाँ पे पीरियोडिक फायर लगते हैं तो बंजर जमीन टाइप का रहता है. बोरियल फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, उतना बजरी होता है भाई, घास फूस रहते हैं, ठीक है ना, चैम्परल बायोम में. क्वेश्चन में याद है ना, मतलब क्वेश्चन कहते हैं हमको ये समझना है भाई, जैसे कैम्परल बायोम है वो हमको ये बता रहा है कि भाई फायर होगा यहाँ पे, तो ये दिमाग में ऐसे ही याद आता है, पढ़ने से याद नहीं आता, बस क्वेश्चन करने से चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग में क्लिक कर जाती है. बोरियल फॉरेस्ट है ना, बोरियल फॉरेस्ट जो कि पूरा टुंड्रा बायोम है, जो बोरियल फॉरेस्ट मतलब टुंड्रा बायोम.
कैरेक्टराइज बाय लो टेम्परेचर एंड एवरग्रीन कॉनिफर्स, बिल्कुल से वहाँ पे पाइन्स होते हैं। टुंड्रा बायोन टाइप, भाई जो अपने पास जो ऊपर वाले जो रीजन है, सपोज ये इंडिया होगा तो ये आर्टिक वाला जो रीजन है यहाँ पे पाया था ये जनरली। कनाडा, इंग्लैंड है ना, रशिया, जहाँ मैंने सर्च जो करता था ना, जो कि वहाँ पे कैसे बच के निकले, जहाँ पे पाइन्स होते थे, चीड़ के पत्ते होते थे, जिसको चाय बना बना के वो पीता था। सो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन डेमोग्राफिक टर्म्स व्हाट डज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इंडिकेट्स। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को उतना दे कि वो अपने आप को रिप्लेस कर पाए। द लेवल एट विच पॉपुलेशन रिप्लेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू इन जनरेशन। जैसे मदर और फादर, दो लोग हैं भाई, पेरेंट्स मदर एंड फादर, अगर ये 2 चिल्ड्रन दे रहे हैं तो ये दोनों जाके फिर एक साइन है ना, 2 लोग दे रहे हैं, 2 लोग जाके फिर से वो करेंगे, तो 2-2 जो हो रहा है, एक तरह से हमारे पास क्या हो रहा है भाई, नेक्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया जा रहा है। कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। 2 लोग मरेंगे, 2 लोग आए दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमको बात किसकी करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करनी है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन अर्बन एरियाज, बिल्कुल सही है। एंड जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इन रूरल एरियाज ऑफन इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ कुंड एंड टंका जिसको बोलते टंकी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू मिटिगेट फ्लडिंग। नो 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 नो, फ्लडिंग नहीं है भाई, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया करेगा ओनली 2। क्वेश्चन 49 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्टिलिटी रेट एंड इट्स इम्पैक्ट। फर्टिलिटी रेट एंड इसके इम्पैक्ट के बारे में बताना है। अभी देखा हमें रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ कपल नीड टू हैव टू रिप्लेस देमसेल्फ इन द पॉपुलेशन। इंडिया का जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी वो 2 है ना, 2.1 है भाई। हाई फर्टिलिटी रेट आर ऑफन एसोसिएटेड विद रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल सही है यार। टोटल फर्टिलिटी रेट इज डेवलप्ड कंट्री जनरली हायर देन इन डेवलपिंग। नो, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डेवलप कंट्री में कम होता है, बिकॉज जागरूक है वो, है ना। तो पता होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो एजुकेशन का खर्चा आएगा, खाने का खर्चा आएगा, अपने को तकलीफ होगा, तो इसीलिए ज़्यादा से बच्चे नहीं करते। करेक्ट हमसे पूछा गया ओनली 2। क्वेश्चन 50 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमको बात करें डेमोग्राफिक डिविडेंड की, मतलब बेनिफिट की। इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन वर्किंग एज पॉपुलेशन इज हायर देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। बिल्कुल से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कमाने के हाथ ज़्यादा है, खाने के हाथ कम है, सो इट इज़ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द कमिंग डिकेड्स। बिल्कुल से हमारी यंग पॉपुलेशन है। प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन इज एसेंशियल टू हार्नेस इट्स बेनिफिट, ये भी सही है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द कंपोनेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। नेचुरल ग्रोथ का कारण क्या है, ये हमसे पूछा गया है। नेचुरल ग्रोथ का कारण देखो भाई, एक्चुअल ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ में डिफरेंस होता है। नेचुरल ग्रोथ में बर्थ एंड डेथ आता है। अगर हमसे पूछा होता एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ में हमारे पास बर्थ भी आता है, डेथ भी आता है, माइग्रेशन भी आता है, मैरिज भी आता है। बट हमको यहाँ पूछा गया नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ में बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सो ओनली 2 आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। क्वेश्चन 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। हमको बात करनी है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की। माल्थस सजेस्टेड प्रिवेंटिव चेक्स एज अ सॉल्यूशन टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल सही है। And he argued that population trend to grow he argued that population trends to grow at an arithmetic rate while resource grow at an exponential rate। उल्टा है भाई, exponential rate पे population grow करता है and arithmetic rate पे resource grow करता है। So this is incorrect। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन 53 है, the significant socio-economic changes, okay, the significant socio-economic changes was observed in रालीगंज सीधी। एक गांव है जहां पे बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक चेंज देखने को मिला, विच ट्रांसफर इट फ्रॉम अ पॉवर्टी स्ट्रिकन विलेज टू अ मॉडल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। पॉवर्टी स्ट्रिकन विलेज से वो क्या हुआ, एक मॉडल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट बना, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेजिंग होता था खुले में उसको रोक दिया गया, और जो स्टॉल फीडिंग था, खरीद के जाओ, यहाँ पे स्टॉल होगा, वहाँ पे घास फूस रखा होगा, यहाँ से लेके जाओ,
उसको प्रमोट किया गया। इससे यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस बहुत ज़्यादा है, खासकर तो पंचायत में देखे होंगे, पंचायत सीजन में, पंचायत सीजन 2 में यहाँ पे जो खुले शौच को रोका गया, जिससे बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। बस उसी प्रकार का इनिशिएटिव लिया गया इस स्टेज में, इस विलेज में। इस विलेज का नाम क्या था भाई हमारे पास, है ना, रालीगंज सिंधी। वहाँ पे भी इस प्रकार से इनिशिएटिव लिए गए। तो छोटे छोटे स्टेप्स जो है बड़ा बड़ा इम्पैक्ट लाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर दी स्टेटमेंट अबाउट माइनिंग। हमको बात किसकी करनी है, माइनिंग की बात करनी है भाई। द प्रोबेबिलिटी और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशन डिपेंड ऑन फिजिकल फैक्टर्स। बिल्कुल सही है यार। ओपन कास्ट माइनिंग इज द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ मिनरल क्लोज टू द सरफेस। बिल्कुल सी, यहाँ पे क्लोज टू सरफेस होता है तो यहाँ पे गड्ढे करके इसको ले जाया जाता है। अंडरग्राउंड माइनिंग इन्वॉल्व सिंकिंग वर्टिकल शाफ्ट। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या, सपोज ये अर्थ का सरफेस हो गया, यहाँ पे अंडरग्राउंड जाया था और यहाँ पे फिर एक चैनल बन जाता है, बहुत सारे नेटवर्क बने होते हैं। एंड सिंकिंग वर्टिकल शाफ्ट एंड रेडिएटिंग अंडरग्राउंड गैलरीज। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा, ऑल थ्री आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हमको बात करनी है बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल एंड नियरली ऑल लोकली ग्राउंड प्रोडक्ट और लोकली ग्रोन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। सब्सिस्टेंस मतलब जिंदगी जीने के लिए, तो जो लोकली ग्रो होता है वो सब भी और जो ग्रो करते हैं वो सब दोनों खाते हैं। सब्सिस्टेंस मतलब दिनचर्या को फुलफिल करने के लिए। एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाई वेट पैडी। इंटेंसिव मतलब खाना खुद खा लेंगे, सब्सिस्टेंस खुद का खुद थोड़ा सा बेचने के लिए भी, तो उसमें पैडी कल्टीवेशन, खाना हम खुद खा लेते हैं, थोड़ा सा बेच देते हैं, प्रॉफिट भी आता है। 3 है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व स्मॉल इस्टेट एंड कैपिटल इंटेंसिव मेथड। नो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में स्मॉल इस्टेट नहीं होते भाई, लार्ज इस्टेट होते हैं, लार्ज जमीनें होती हैं। एंड कैपिटल इंटेंसिव तो सही है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज हाईली फोकस ऑन विटीकल्चर। हमने देखा भाई मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है वो हमारे पास एक तरह से क्लाइमेट वहाँ पे जो मिलता है वो वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होता है, वेस्ट कोस्टल पैसिफिक क्लाइमेट होता है। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन 56 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हैमलेटेड सेटलमेंट। हैमलेटेड सेटलमेंट का मतलब है एक लार्ज सेटलमेंट होगा और उसके आसपास छोटे छोटे सेटलमेंट होंगे, दूर में होंगे लेकिन। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे हमारे पास देखने को मिलता है ये छत्तीसगढ़ के अंदर, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स के अंदर ज़्यादा मिलता है ऐसा, है ना, बिकॉज पारा में डिवाइड होते हैं। प्लेन्स में जहाँ पे खेती किया था उस एरिया में डिवाइड होते हैं ये। क्वेश्चन 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमको बात किसी करनी है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इन इंडिया अलोंग द अरावली रेंज इज रिच इन कॉपर, जिंक एंड एसोसिएटेड मिनरल्स। बिल्कुल सही है भाई। एंड द मिनरल रिसोर्स इन दिस रीजन आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद धरवार सिस्टम ऑफ रॉक। धरवार सिस्टम जो होते हैं वो मिनरल के में रिच होते हैं और इन रीजन में मिनरल धरवार सिस्टम ऑफ रॉक पाया जाता है और यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे मिनरल पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंडर व्हाट क्लाइमेटिक कंडीशन इज बाजरा प्राइमरली सोन इन इंडिया पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। तो एक एरिड एंड सब एरिड क्रॉप है यार। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राउंड नट कल्टिवेशन। हमको बात करनी है ग्राउंड नट कल्टिवेशन की। गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया। बिल्कुल सही है। ग्राउंड नट कल्टिवेशन इज लार्जली फोकस्ड इन रेन डिप्राइव्ड एरियाज। नो, ग्राउंड नट के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए भाई, तो इसको जहाँ बारिश अच्छी होती है वहाँ पे इसको कल्टिवेट किया जाता है। ओके, एंड उसके बाद है ग्राउंड नट यील्ड इज कंपेरेटिवली हाई इन तेलंगाना। बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बोल्ड, जावा, रेड, नटाल। यस, तो हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन आर डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स रिमेन कांस्टेंट एंड डू नॉट अंडरगो चेंज ओवर टाइम। नो भाई, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो कांस्टेंट रहे, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, सो आंसर हो जाएगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कॉटन फार्मिंग।
कॉटन इज ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन इन सेमी एरिड एरियाज, बिल्कुल सही है, खरीफ सीजन में कॉटन ग्रो किया जाता है। कॉटन रिक्वायर क्लियर स्काइज ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज, ये भी सही है भाई। एंड महाराष्ट्र एंड तेलंगाना आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। एंड कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है, एंड इन रीजन में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 3 ओनली, ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। हमको बात करनी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की, ओके। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स इज लार्जेस्ट अराउंड द साइबेरियन कोस्ट इन आर्टिक ओशन, बिल्कुल सही है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स इज ऑलमोस्ट एब्सेंट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सुमात्रा, ये भी सही है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। वेस्टर्न कोस्ट मतलब इस साइड वाला। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। माइका वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज प्राइमरली प्रोड्यूस इन स्टेट्स लाइक झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान, सही है भाई। मेजर ऑयल फील्ड्स इन गुजरात इंक्लूड अंकलेश्वर, कलोल, महासान, नवगम, कौसाम्बा एंड लोनेज, ये बिल्कुल सही है। ये सब देखो, ये सब चीज़ें जो है वो अपने पास धीरे धीरे आती है, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह हमारे पास बोथ 1 and 2, बट अभी पढ़ के हम क्वेश्चन जो बेसिक चीज़ उसको ज़्यादा रखेंगे भाई। जो अंकलेश्वर है वो एक ऑयल फील्ड है ना, माइका झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अ रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्राइब लाइक खमतीस एंड मिशमीस। खमतीस एंड मिशमीस ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश के कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं भाई, है ना। ये हमको दिबांग वैली एंड लोहित के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। जो दिबांग वैली एंड लोहित वाला जो लोकेशन है वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, खिमतीस एंड मिशमीस ट्राइब देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नागालैंड इज इनहेबिटेड बाय 16 मेजर डिस्टिंक्ट ट्राइब्स विथ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। एंड द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू नागा किंग चिली, बिल्कुल सही है। एंड नागा ट्री टोमेटो टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट टू फार्मर कल्टिवेटिंग इंडिजिनस प्रोडक्ट, ये सही है, दोनों आपस में सही है, बट ये दोनों को एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। द वेस्टर्न हिमालयास मतलब ये वाला जो अपने पास जो कश्मीर वाला रीजन है ना, इज नोन फॉर इट्स कोल्ड टेम्परेचर एंड टेम्परेट क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। द लो गैंगेटिक प्लेन रीजन इज एप्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, जूट एंड सुगर केन, लो गैंगेटिक प्लेन्स, बिल्कुल सही है, और होता भी है भाई वहाँ पे कल्टिवेशन। द साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स एंड ऑयल सीड। ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल, जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है क्या, बिल्कुल सही है। एंड साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन जो है हमारे पास वहाँ पे मिलेट्स एंड ऑयल सीड को कल्टीवेट किया जाता है क्या। साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स एंड ऑयल सीड, बिल्कुल सही है, ऑयल सीड बहुत ज़्यादा उगाया जाता है इन द साउदर्न प्लेट्यू, ओके। सो चारों के चारों करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा ऑल 4। क्वेश्चन 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर। वीट कल्टीवेशन इन इंडिया इज प्राइमरली रबी सीजन एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, इसको रबी सीजन में विंटर सीजन के अराउंड इसको कल्टीवेट किया जाता है। मेज कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, नो, नॉर्थ ईस्ट में मेज कल्टीवेट नहीं किया जाता भाई, है ना। जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं उगाते, बाकी नॉर्थ ईस्ट में नहीं उगाते, और जो पंजाब रीजन है वहाँ नहीं उगाते, बाकी देश भर उगाते हैं, ठीक है। शुगर कैन इज लार्जली गोन अंडर रेन फेड कंडीशन, रेन फेड मतलब जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पे किया जाता है क्या, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो मतलब इंडस एंड गंगा के बीच में ग्रो किया जाता है क्या, नहीं भाई। कहाँ पे ग्रो किया जाता है इसको, इन दी नॉर्दर्न इंडिया एंड इन दी सेंट्रल इंडिया। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एंड गुजरात, बिल्कुल सही है। एंड दिस स्टेट हैव सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, थोरियम, एसेंशियल मिनरल्स फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, बस दोनों सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2, एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1।
क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइग्रेशन। हमको माइग्रेशन की बात करनी है। रिमिटेंसेस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द डेस्टिनेशन रीजन। नो, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता यहाँ पे, वहाँ से पैसा सिर्फ इधर आ रहा है, ठीक है ना, ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ एलिवेटेड द प्रेशर ऑन एक्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज। बिल्कुल सही। अगर रूरल एरियाज से अर्बन एरिया में वहाँ के लोग आ जाएंगे तो वहाँ के लोगों को दिक्कतें होगी। बिल्कुल सही है। यहाँ पे पानी का दिक्कत, खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, ओके, बहुत सारी दिक्कत। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पास्चुरलिज्म। नोमैडिक हर्डिंग और पास्चुरल कम्युनिटी इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मतलब क्या है? दिनचर्या चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक तरह से ये हमारे पास प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। ट्रांसह्यूमेज इज द सिग्नल ट्रांसह्यूमेज इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ नोमैडिक हर्डर्स। बिल्कुल सही है। जब ठंडी होता है तो पहाड़ से नीचे आते हैं, गर्मी में नीचे से ऊपर चले जाते हैं। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेंचिंग इज अ कैपिटल इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एनिमल रेयरिंग। कमर्शियल है तो कैपिटल इंटेंसिव होगा ही होगा, पैसा लगेगा इसमें। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन सेटलमेंट्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स आर प्राइमरली एंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। नो, इंडस्ट्रियल टाउन्स जो होते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है भाई, है ना, मैन्युफैक्चरिंग होती है मेनली, ठीक है। सो ट्रेड एंड कॉमर्स तो नहीं होता वहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट इज इनकरेक्ट देन वी हैव टू गो विथ आंसर नंबर 4, स्टेटमेंट 4 सीधा। सेकंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड करेक्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल एनर्जी रिसोर्स। हमको बात करनी है मिनरल एनर्जी रिसोर्स की। द कृष्णा गोदावरी एंड द कावेरी बेसिन आर नोन फॉर सिग्निफिकेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व। बिल्कुल सही है यार। एंड साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन इज रिच इन फेरस मेटल, बॉक्साइट, हाई ग्रेड आयरन एंड मैंगनीज। बिल्कुल सही। इसलिए तो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है बॉक्साइट का। जियोथर्मल एनर्जी हैज़ बीन ट्रैप्ड इन मणिकरण, हिमाचल प्रदेश, हार्नेसिंग द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। ये भी सही है। तो बेसिक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सारे, जो है आसान स्टेटमेंट्स हैं, तो दिक्कतें नहीं होती ऐसे स्टेटमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। हमको बात किसकी करनी है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन की। माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरियाज हैड लेड टू अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोर्स रीजन। अगर रूरल से अर्बन चले आएंगे तो वहाँ पे लोगों की कमी हो जाएगी। वहाँ पे लोगों की कमी हो जाएगी मतलब वहाँ पे जो प्राइमरी अपने पास ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है भाई रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे उनकी कमी हो जाएगी। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नॉट डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट। उल्टा हो गया भाई, सॉरी। ये सही है भाई। वहाँ पे डिक्रीज, वहाँ के लोग अब कहाँ चले गए हैं? अर्बन एरियाज में चले गए हैं। तो वहाँ के लोगों को अब जॉब मिल जाएगा यार। जो लोग नहीं, बहुत कंपटीशन की वजह से जो जॉब नहीं मिलता था, अब वहाँ से लोग चले गए हैं कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। तो वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है, द मार्केट फॉर एडवांस स्किल इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय माइग्रेशन। गलत है भाई। इट इज इन्फ्लुएंस बाय माइग्रेशन। एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। नो, इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज अगर बहुत सारे एक पर्टिकुलर एज अगर हम बात करें 20 से 30 लेके, अगर 20 से 30 ईयर तक एज का अगर जरूरत पड़ा अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ के लोग चले जाएंगे रूरल एरियाज़ के लोग। तो वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वहाँ के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के, बिकॉज वहाँ पे लोग कम हो जाएंगे। तो दिस इज इनकरेक्ट यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 ओनली, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में हमसे एलिमेंट्स की बात पूछी है, मेटल्स की बात नहीं पूछी है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे कौन सा एलिमेंट है भाई? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द फीचर्स डोलिन्स, यूलास एंड गर्क्स आर बेस्ट रिलेटेड टू। तो ये जो है ना डोलिन्स, यूलास एंड गर्क्स, ये कहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं? कास्ट टोपोग्राफी के अंदर देखने को मिलते हैं ये, जहाँ पे जो सॉल्युबल मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं? बह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सैलिनिटी इन द लैंड लॉक वाटर बॉडीज इन द मिडिल लैटिट्यूड लाइक द डेड सी, है ना, लाइक द डेड सी इज़ वेरी हाई, लाइक द सांबल लेक इन राजस्थान इज़ वेरी हाई, बिकॉज वहाँ पे क्या है भाई? इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है, तो पानी उड़ जाता है, रेत सॉल्ट बच जाता है,
क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन, लार्ज सी सरफेस एरिया विद टेम्परेचर लोअर देन 27 डिग्री सेल्सियस, एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन कौन सी जरूरतें हैं? टेम्परेचर 27 से ऊपर होना चाहिए, नॉट लोअर, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड कोरियोलिस फोर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसीलिए तो हमारे पास इक्वेटर के अंदर जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है वहाँ पे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, बिकॉज साइक्लोन्स का फॉर्मेशन वहाँ नहीं होता जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज वी नीड कोरियोलिस फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। एंड वर्टिकल विंड स्पीड में वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यस इट इज़ अ कंडीशन। एंड पहले से एक लो साइक्लोनिक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन होने चाहिए, मतलब हम लोग बोल रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने चाहिए भाई। सो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस हो गए, आंसर हो जाएगा ओनली 2 कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएटेड लो लैंड आर मेनली इरोजनल इन नेचर। जो लो लैंड होते हैं वहाँ पे डिपोजिशनल होता है भाई, इरोजनल नहीं होता है। अब सर्फ अवर ऊपर की तरफ क्या होता है, डिपोजिशनल होता है, नीचे की तरफ इरोजनल होता है। एंड ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट एलुवियल फैंस ज्वाइन टू फॉर्म आउटवॉश प्लेन, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स। द इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, बिल्कुल सही है। The subduction zone along the Himalayas form the northern plate boundary in the form of continental convergence. Yes, it is also correct. And the boundary between India and Antarctic plate is marked by a oceanic ridge, जो कि divergent boundary है, बिल्कुल सी oceanic ridge में हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो है ना, जो राखीनोमा माउंटेन है अलॉन्ग दी जावा ट्रेंच वो बना है भाई, यहाँ पे ये बताता है हमारे पास एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, उससे एक रीज बना है, वो बताता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, है ना, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ओशियनिक क्रस्ट इज थिकर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो थिन होता है भाई, सपोज ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट होता है। ओशियनिक क्रस्ट का जो इसका जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर के अराउंड होता है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसका थिकनेस अराउंड 30 किलोमीटर होता है। सो ये उल्टा बोल रहा है ओशियनिक क्रस्ट इज थिकर, नो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। नो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वहाँ पे और ज़्यादा थिक होता है, लाइक हिमालयस में अराउंड 80 किलोमीटर थिक है भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट कोई सा भी नहीं, नाइदर 1 नॉट 2। सॉरी, हमसे करेक्ट नहीं पूछा भाई, नॉट करेक्ट पूछा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI की बात करनी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट था 1947 का, उससे ये आया है हमारे पास। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नो, ICAI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करता है, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ICAI is the largest professional body of chartered accountant in world. No, it is the second largest body. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बाय 2023, बिल्कुल सही है। एंड 2047 तक हम एनीमिया को मुक्त करने की बात कर रहे हैं। NSCEM is executed is a mission mode on a part of the national health mission, बिल्कुल सही है। एंड सिकल सेल डिसीज इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर, नो, इट इज अ टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, यस, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, बिकॉज ये इनहेरिट होता है। विद रेफरेंस टू स्वामी है इन्वेस्टमेंट फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट,
इट इज़ अ सोशल इम्पैक्ट फंड स्पेसिफिकली फॉर्म्ड फॉर कंपीटिंग स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। कुछ स्वामी है इन्वेस्टमेंट फंड क्यों लाया गया भाई? जो प्रोजेक्ट्स जो रुक चुके थे, जो तरह से हमारे पास जहाँ पर फंडिंग ठीक से नहीं हो रही थी, वहाँ पे फंडिंग करने के लिए स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड लाया गया। सो दिस इज करेक्ट एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। Question number 84 है with reference to lymphatic filariasis that is also called as elephantiasis, consider the following statement. Lymphatic filariasis is a vector-borne disease caused by infection with parasite. बिल्कुल सही है यार। The disease is spread from person to person by sand fly. No, it is by Culex mosquito. So ये गलत हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 only। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 85 है ई-सार्स मोबाइल ऐप रिसेंटली इन द न्यूज इज लॉन्च फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? ई-सार्स क्यों लॉन्च किया गया था? फॉर स्ट्रेंथनिंग मार्केटिंग सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट मेड बाय वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो वुमेन है ना, उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए, उनके मार्केटिंग को सपोर्ट करने के लिए ई-सार्स ऐप लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है विथ रेफरेंस टू स्टार्टअप 20 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है स्टार्टअप 20 इनिशिएटिव की। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप इनिशिएटेड अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ G20 2023। बिल्कुल सही है। इट इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम टू रेज द माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर विद G20 लीडर्स। ये भी सही है भाई। जनरली जो करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं स्टेटमेंट वाले। क्वेश्चन नंबर 87 है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा था इसको, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ पीएम परम स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएम परम क्यों लॉन्च किया गया था? टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो आज किसान इस्तेमाल कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए पीएम परम इस्तेमाल लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्म ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट क्या है भाई? ग्रीन क्रेडिट क्या है? इट इज सिंगल यूनिट ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइड फॉर स्पेसिफाइड एक्टिविटी डिलीवरिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ओके, बिल्कुल सही है ये कि सिंगल यूनिट ऑफ इंसेंटिव है दैट इज प्रोवाइड फॉर स्पेसिफाइड एक्टिविटी डिलीवरिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इज ग्रीन क्रेडिट। रिडक्शन और रिमूवल ऑफ एमिशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, एक सिंगल यूनिट आप है ना इंसेंटिव है एक प्रकार से ये ग्रीन क्रेडिट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती हुई थी लोगों से। सिंगल यूनिट जो कि हम कम करते हैं इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 90 है कंसिडर द फॉलोइंग मेथड स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन मैराइन क्लाउड ब्राइटनिंग स्पेस सन शेड्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द की मेथड ऑफ सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट? यस, हम पहले का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैराइन क्लाउड ब्राइटनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस सनसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री आर द मेथड्स फॉर द सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 91 है विथ रेफरेंस टू ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS की बात करनी है। ओपन मार्केट सेल स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेल्स सरप्लस स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस अंडर OMSS एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस थ्रू ई ऑक्शंस इन ओपन मार्केट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा करंट अफेयर में थी। ये जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है जुलाई 2023 के करंट अफेयर से हैं। The objective of OMSS is to enhance supply of food grain during the lean season। लीन सीजन मतलब जिस सीजन में खेती नहीं हो रही है ना, उस सीजन की बात कर रहे हैं। State are allowed to procure additional food grains through OMSS for distribution under the National Food Security Act 2023। बिल्कुल सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बिकॉज ये सब चीज़ें घुमाई नहीं जाती इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। जो चीज़ें आती है ना, जो कि छूट जाती है, वो होती है कि कोई भी टॉपिक दे दिया, ये क्यों मेंशन न्यूज़ में था वो बता बोलते हैं, तो वो दिक्कतें होती है भाई, उसमें समझ नहीं आता क्या सही हो क्या गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीति आयोग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज एनकरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये भी सही है।
पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स दैट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत इन अचीविंग द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे तीनों। क्वेश्चन नंबर 93 आर्टिमिस अकॉर्ड। देखो आर्टिमिस 3 मिशन था नासा का, तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्पेस, तो इट इज फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। आर्टिमिस एक आदमी ग्रीक गॉड का नाम है, तो मेनली यहाँ पे ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 95 है जीमैक्स 23 समटाइम्स सीन इन द न्यूज। व्हाट इज जीमैक्स 23? जीमैक्स 23 क्या है भाई? जीमैक्स 23 एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 96 है विद रेफरेंस टू राष्ट्रीय वायुश्री योजना। विद रेफरेंस टू राष्ट्रीय वायुश्री योजना consider the following statement। राष्ट्रीय वायुश्री योजना consider the following statement। it is a scheme for providing physical aid and assisted living devices for senior citizen belonging to the BPL category। बिल्कुल सही है। and it is a centrally sponsored scheme। no, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है भाई, पूरा 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 97 है मणिपुर डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मेघालय के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता मणिपुर, ठीक है ना। मेघालय ऐसा रहता है भाई, यहाँ पे असम है तो यहाँ पे असम के साथ तो शेयर कर लेता है, ऊपर में नागालैंड, नीचे मिजोरम। सो इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ मेघालय। क्वेश्चन नंबर 98 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोमेटो मोजाइक वायरस स्प्रेड मेनली थ्रू इन्फेक्टेड सीड एंड स्पेलिंग्स। बिल्कुल सही है। एंड कुकुम्बर मोजाइक वायरस कैन इम्पैक्ट टोमेटो क्रॉप्स। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है बोथ 1 and 2। ऐसा नहीं कि कोकम्बर नाम में है तो टोमेटो का अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग करेंसीज रूबल, रैंड, इंडियन रूपी एंड रेनमिनबी। हाउ मेनी ऑफ द अबव करेंसीज आर इन द बास्केट ऑफ IMF SDR। देखो IMF SDR में 4 करेंसीज हैं। US डॉलर है ना, यूरो है ना, चाइनीज का रेनमिनबी है एंड स्टार्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 1 इज द पार्ट ऑफ द IMF SDR। क्वेश्चन नंबर 100 है विद रेफरेंस टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ नॉन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन ह्यू, नेदरलैंड। बिल्कुल सही है। एंड PCA हैज 2 पार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नो, इसका 3 पार्ट है भाई। एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, एक मेंबर ऑफ कोर्ट है एंड एक सेक्रेटरीट भी है। It was established by the Convention for Pacific Settlement of International Dispute। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली।